मध्य प्रदेश की नदियाँ और अपवाह तंत्र यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये लगभग 2 पार्ट में कवर होगा क्योंकि आपको पता है एमपीपीएससी की बात करें या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम की बात करें तो उसमें नदियों से प्रश्न आते ही है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं होता जहाँ नदियों से प्रश्न आपको ना मिले। तो आपको ज़रूरत है इसको बेहतर तरीके से पढ़ने की। केवल एक बार अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद रिवीजन से काम चल जाएगा, एमसीक्यू से काम चल जाएगा, हम जो टेस्ट लगाएंगे उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और एक वीडियो जैसे 50-60 मिनट का बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोगों को फिर बोलते हैं कि उसमें फोकस नहीं रह पाते, इसीलिए 2 पार्ट में बनेगा। और वैसे भी 2 पार्ट लाइक ये टॉपिक है क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ कंटेंट है। यहाँ उत्तर की ओर प्रवाहित नदियों के बारे में देखेंगे, जो पश्चिम की ओर बहती है वो, जो पूर्व की ओर बहती है, और यहाँ दक्षिण की ओर। तो देखिए पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती और माही, केवल 3 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित। उत्तर की ओर प्रवाहित नदियों की बात करें तो चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा, केन और टोंस है। जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां हैं उसमें सोन, जोहिला और महान है। दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियों में वर्धा, वेनगंगा, पेंच, प्राणहिता और कानन। देखिए प्राणहिता जो है वर्धा वर्धा और वेनगंगा का संगम जो है प्राणहिता कहलाता है। ठीक है, ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। मध्य प्रदेश की लंबाई, मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई के क्रम की बात की। अभी आपने एक देखा होगा कि इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड एक प्रश्न आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें ये पूछा था, कावेरी नदी भी ऑप्शन में थी, नर्मदा भी ऑप्शन में थी और दूसरी सभी नदी ऑप्शन में थी, और भारत की सबसे लंबी नदी पूछा था। तो यदि आपने नर्मदा के बारे में बहुत अच्छे से तो पढ़ ही रखा था, लेकिन कावेरी के बारे में उतना पढ़ने में आपको नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न गलत हो सकता है, लेकिन जिन भी बच्चों ने लूसेंट की क्लास देखी होगी या फिर पहले लूसेंट की थ्योरी वो पढ़ के गए होंगे तो एलिमिनेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन 2 ऑप्शन में फिर भी फंस रहे थे, एक कावेरी में और दूसरा नर्मदा में। यहाँ पे मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहते हैं। तो नदियों का मायका किसे कहते हैं? नर्मदा, मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी है? एक नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। देखिए मध्य प्रदेश की जो 5 सबसे बड़ी नदियां हैं, नर्मदा 1312 किलोमीटर, चंबल 965 किलोमीटर, सोन 780 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर और बेतवा 590 किलोमीटर। सही जोड़ी मिलान में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तरफ नदियों के नाम दिए रहेंगे और उसी के ठीक आगे उनकी लंबाई दी रहेगी और आपको बोला जाएगा कि सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ये नर्मदा, नर्मदा नदी यहाँ से निकली और पश्चिम की ओर इसका प्रवाह है। यहाँ से देखेंगे आप ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर बह रही है, ये है ताप्ती नदी, यहाँ से निकल के पश्चिम की ओर बह रही है। एक माही नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है। यहाँ चंबल नदी देखेंगे तो उत्तर की ओर प्रवाह है, सिंध नदी का, बेतवा नदी का, केन नदी का, तमसा या जिसे टोंस भी कहते हैं, और सोन नदी का पूर्व की ओर प्रवाह है। जोहिला जो है इसी की सहायक नदी आएगी, इसका प्रवाह भी पूर्व दिशा में है। दक्षिण की ओर प्रवाह की बात करें तो यहाँ पे वर्धा और वेनगंगा, इसका प्रवाह दक्षिण की ओर है। अभी ऊपर जो थ्योरी उन्होंने दी थी उसी का यहाँ पर मैपिंग के थ्रू समझाया है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। देखिए जनरली होता क्या है, नदियों से संबंधित आपको इसके लास्ट में एक टेबल बना है, उस टेबल का एक एक शब्द आपको रट लेना है। क्या क्या रटना है? सबसे पहले तो नदी, नदी का नाम क्या है, उसके बाद उसकी लंबाई कितनी है,
उसके बाद उसके उद्गम स्थल से भी प्रश्न बनता है कि उसका उद्गम स्थल क्या है। उसके बाद उसके जो प्रवाह की दिशा क्या है, किस दिशा में उसका प्रवाह है। उसके बाद उसका समापन कहाँ है या कहाँ जाकर वो मिलती है। समापन के बाद में वहाँ की विशेषता, नदी में कोई जलीय जीव है, यदि जलीय जीव है तो उस जीव का नाम क्या है, उसे कब घोषित किया गया, नदी को क्या सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, या नदी में कुछ विशेष प्रकार के तत्व तो नहीं पाए जाते। जैसे सोन नदी है, उसमें सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है, सोने के कण पाए जाते हैं सोन नदी में। तो इस तरह की कोई विशेषता है, या फिर वो नदी किसी की आजीविका का मुख्य स्रोत है, किसी गांव को, शहर को, टापू को बहुत घेरे हुए, उसका धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, क्या महत्व है, ये सारे उस नदी से संबंधित बिंदु है। यहाँ हम उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले चंबल नदी का नाम आता है। चंबल नदी के बारे में आपने उसकी एक सहायक नदी का नाम सुना होगा, बनास नदी। ये बनास नदी जो है चंबल नदी में आकर तो मिलती है, लेकिन इसका उद्गम मध्य प्रदेश में न होकर राजस्थान में होता है। इसके बारे में भी जानकारी दी होगी, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, चंबल नदी का जो उद्गम है जाना पावा पहाड़ी महू इंदौर से होता है। पहला प्रश्न तो ये कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको इंदौर याद रखना है। इंदौर में कहाँ से, महू से। महू में एक पहाड़ी, इसका नाम क्या है, जाना पावा पहाड़ी। ठीक, इससे क्या समझ में आया कि मध्य प्रदेश में जाना पावा नाम की पहाड़ी है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और इंदौर का जो महू क्षेत्र है, वहाँ की जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी उद्गमित होती। लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है। और ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये यमुना नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश राज्य में मिलती है। किस जिले में, इटावा जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद चंबल की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो शिप्रा। शिप्रा क्या है, चंबल की सहायक नदी। इसे क्या कहते हैं, मालवा की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम इंदौर जिले की काकवी बरली पहाड़ी से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आपको याद रखने हैं, दो पहाड़ियों के नाम है। एक तो है जाना पाव पहाड़ी और दूसरा है काकरी बरडी पहाड़ी। ठीक है, जो जाना पाव पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, यहाँ से चंबल नदी निकल रही है। और जो काकड़ी बरडी पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, शिप्रा नदी निकल रही है। और दोनों किस क्षेत्र में है, दोनों जो है लगभग मालवा वाले क्षेत्र में, इंदौर में ही है। ठीक, उसके बाद शिवना। ये जो शिवना, इसका उद्गम रतलाम जिले की पिपलोदा के समीप होता है। मंदसौर में इस नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। इससे आपको दो फैक्ट याद हुए। सबसे पहला तो ये, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है, तो मंदसौर जिले में। दूसरा प्रश्न, पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है, तो शिवना नदी के तट पर है। अब शिवना नदी के बारे में जानकारी मिल गई, पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में जानकारी मिल गई, ये भी पता चल गया कि मंदसौर जिले में। तो फिर आपको एक जानकारी और पता होनी चाहिए कि जो शिवना नदी है, तो ये इसका उद्गम कहाँ से होगा, तो इसका उद्गम रतलाम जिले के जो पिपलोदा है उसके पास से होता है। कुछ किताबों में आपको राजस्थान भी लिखा हुआ मिलेगा और रतलाम भी है, जैसा ऑप्शन आए उस हिसाब से आपको निर्णय लेना है। उसके बाद काली सिंध नदी की बात करते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ होता है, देवास की बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है। ठीक, इसकी सहायक नदी कौन सी है, लखुंदर, नेवज और परवान है। काली सिंध नदी के बारे में क्या क्या याद करना है आपको, काली सिंध नदी के बारे में देखना है। सबसे पहले तो इसका उद्गम कहाँ होता है, देवास। कैसे याद रखोगे आप, देखो देवास मतलब देव, देव मतलब जो भगवान होते हैं उन्हें देव भी कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जो काली शक्तियां, असुरी शक्तियां, उनसे रक्षा करते हैं। ठीक है, जो काली विद्या है उनसे रक्षा करते हैं। तो काली से काली कौन रक्षा करता है, तो देव। देव से क्या बन जाएगा, देवास बन जाएगा। तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से, देवास से। फिर देवास की बागली तहसील से। बागली से आपको माँ बगुलामुखी का नाम याद हो रहा होगा। जो माँ बगुलामुखी है वो एक तरह से तांत्रिक विद्यापीठ, शक्तिपीठ है ये। मध्य प्रदेश के दो स्थलों पर है वो। तो आपको आसान रिलेट करना बहुत आसान हो गया। काली से याद रखना, जो देव है वो बचाएंगे, उसमें भी कौन, माँ बगलामुखी। बगलामुखी से बागली याद रखना। ठीक, तो काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले की बागली तहसील के बरजारी गांव से होता है और इसकी सहायक नदी लखुंदर, नीवज और परवान है।
यहाँ इसको क्लीन कर देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, स्पेस रहेगा तो लिखने में परेशानी नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पार्वती नदी, तो पार्वती का उद्गम कहाँ से होगा? आस्था सीहोर से होगा। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखना भी आसान है। देखिए, पार्वती जो देवी है और एक महिला भी याद रखना, तो उनको क्या पसंद है? होर मतलब हार पसंद है। पार्वती माँ को हार पसंद है बहुत। हार मतलब गले वाला हार है, ठीक है। तो पार्वती का उद्गम कहाँ से होता है? आस्था सीहोर से होता है। कूनो, कूनो क्या है? कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य है। कूनो की बात करें, कूनो नदी की हम बात करें, तो इसका उद्गम एक पठार से होता है। उस पठार का नाम है शिवपुरी। और इस नदी के किनारे क्या है? पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य। और पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? शिवपुरी जिले में। उसके बाद बनास, तो चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। देखिए, बनास नदी के बारे में मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई तभी आपको बताया था। यदि पहला प्रश्न ये बनता है कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना बनास। बनास जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा प्रश्न कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, क्योंकि इसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है। इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हो रहा है, राजस्थान से। राजस्थान में भी कहा? कुंभलगढ़ से। तो 3 बातें आपको याद हो गई। बनास नदी जो है चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी बात ये कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं हो रहा है, तो कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है राजस्थान से। और राजस्थान में भी जो कुंभलगढ़ है, अरावली पर्वत श्रेणी, वहां से इसका उद्गम हो रहा है। उसके बाद सीप नदी की बात करते, तो इसका उद्गम श्योपुर से होता है और इस पर बंजारा बांध है। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके लिए यहाँ है। एक तो शिवपुरी पठार की बात और एक तो श्योपुर की बात। ये शिवपुरी पठार से कौन सी नदी निकलती है और श्योपुर से कौन सी नदी निकलती है? दोनों जो जिले हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो जब आपसे पूछे कि शिवपुरी पठार, ठीक है, शिवपुरी पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको कूनो याद रखना है, ठीक। लेकिन आपसे श्योपुर पूछ ले, श्योपुर से पूछ ले तो उससे निकलती है सीप नदी। लेकिन ये जो श्योपुर है वहां पर पालपुर कूनो अभ्यारण्य है, ठीक है। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जैसे घोषित कर दिया है, वो श्योपुर में है। और इस पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से बहती है कूनो नदी। लेकिन ये कूनो नदी श्योपुर से नहीं निकलती, ठीक है। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से बहती है लेकिन श्योपुर से नहीं निकलती, ये निकलती है शिवपुरी से। तो ये कंफ्यूजिंग फैक्ट है, यहाँ पर आपको फंसा सकते हैं, तो थोड़ा याद रखिएगा। पढ़ते टाइम ही अलर्ट होके आप पढ़ेंगे तो संभावना बहुत कम है कि प्रश्न आप गलत करेंगे। और केवल दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं या बस किताब खोल के बैठे हैं, फैक्ट आपको याद नहीं हो रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर निश्चित तौर पर आप कंफ्यूज हो जाओगे और प्रश्न गलत करोगे। देखिए, यहाँ मैप से समझाया है, इस मैप को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये महू है, इंदौर का महू है। यहाँ से नदी निकली, ठीक। कौन सी नदी है ये? चंबल नदी। ये नदी पूरी यहाँ से जाएगी। ये इटावा है। इटावा कहाँ आता है? यूपी में। और वहां जाकर किस नदी से मिल रही है? ये यमुना नदी उससे मिल जा रही है। तो महू के इंदौर से चंबल नदी निकली। फिर यहाँ काकड़ी बर्डी से ये शिप्रा नदी निकली, काकड़ी बर्डी से। आगे काली सिंध कहाँ से निकली थी? देवास के बागली से। पार्वती कहाँ से निकली थी? सीहोर के आस्था से। सीप और कूनो, कूनो कहाँ से निकली थी? शिवपुरी पठार से। और सीप श्योपुर से निकली थी। उसके बाद बनास कहाँ से आई थी? राजस्थान से आई थी। शिवना कहाँ से आई थी? ये मंदसौर जिले के एक क्षेत्र है, वहां से इसका उद्गम हुआ था। अब देखिए, ये तो नदियों के नाम हो गए। फिर यहाँ एक जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। फिर यहाँ पे 3 बांधों की, 3 परियोजनाओं की बात की है। एक गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो आपको ये याद हो गया, चंबल नदी पर 3 बांध बने हैं, एक जलप्रपात है और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। भविष्य में प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि चंबल की सहायक नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाइए, कि दक्षिण जिले से कौन सी नदी निकल रही, फिर उसके उत्तर, फिर उसके उत्तर।
तो सबसे पहले शिप्रा मिल रही है, फिर काली सिंध, फिर पार्वती है, फिर सीप है और फिर कूनो है। कूनो और सीप में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सीप श्योपुर से निकल रही है और कूनो शिवपुरी से निकल रही है। तो नक्शा दिया हुआ है तो इसको हमको सीखना है और प्रैक्टिस करना है, केवल देखने के लिए नहीं कि हाँ नक्शा दिया है, बहुत बढ़िया अच्छी किताब लग रही है। यदि किताब को अच्छा बनाया है तो आपको उसका फायदा लेना है। इस जो चित्र है, मानचित्र, उसका बार बार अभ्यास करना है। ठीक। एक प्रश्न और यहाँ पे कि ये जो बंजारा बांधों से बहुत प्रश्न आते हैं। तो बंजारा बांध किस नदी पर है? ये श्योपुर नदी पर बंजारा बांध बना हुआ है। चंबल नदी की कुछ परियोजनाओं की बात की है। अभी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों नक्शे में मैंने आपको बताई। तो इसमें से जो गांधी सागर है ये मात्र मध्य प्रदेश के मंदसौर में। बाकी राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में। अब राजस्थान में इनके जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। तो आपको पता था चित्तौड़ के राणा सांगा, बस इतना याद रखना, चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा। तो चित्तौड़गढ़ में राणा सागर और फिर जवाहर में कोटा बैराज। ठीक है, स्वतः ही जवाहर में कोटा बैराज, उसमें याद रखने के लिए दिमाग पे ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़ेगा। चंबल नदी पर जो प्रमुख जलप्रपात बने उनके बारे में देखिए। एक चूलिया जलप्रपात बताया जो नक्शे में था, ये कोटा राजस्थान भैंसौरगढ़ में आता है और कुछ किताबों में इसको मंदसौर भी दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा बताया कि मंदसौर में 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, वो चूलिया जलप्रपात। इसके अलावा शीतला माता और झाड़ीदा, ये दोनों इंदौर में चंबल नदी पर। झाड़ीदा जलप्रपात, शीतला माता जलप्रपात, ये दोनों ही जलप्रपात इंदौर में है जो चंबल नदी पर है। यहाँ पे विशेष तथ्यों की बात की है तो चंबल नदी और नाली का अपर्दन या बीहड़ या रिवाइन लेन का निर्माण करती। ठीक है, और नाली का अपर्दन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। और बीहड़ प्रभावित, यदि अवनाली का अपर्दन करती है तो कुछ न कुछ हमारे जिले ऐसे होंगे कि जो बीहड़ से प्रभावित होंगे। तो कौन से जिले हैं? ये है श्योपुर, मुरैना और भिंड। 3 जिलों का नाम है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, जो चंबल संभाग है। भिंड, मुरैना, श्योपुर आते हैं, ये चंबल संभाग। कभी इन जिलों का नाम न देकर चंबल संभाग दे दो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल जो केंद्र है मुरैना में, ये जिले का नाम याद रखना, इसे देवरी घड़ियाल भी कहते हैं। देखिए, जो मुरैना जिला है यहाँ से चंबल नदी होकर बहती है और इसी नदी पर क्या है? घड़ियाल केंद्र है। ठीक है, घड़ियाल केंद्र। एक अन्य नाम क्या है? देवरी घड़ियाल भी इसे कहते हैं। तो कभी आपसे देवरी घड़ियाल पूछ ले या घड़ियाल केंद्र पूछ ले तो नदी की बात करें चंबल नदी आएगी और जिले की बात करें तो मुरैना जिला आएगा। उसके बाद चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है। अब डॉल्फिन की भी बात आ रही। अभी हमने देखा कि चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण है, घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। घड़ियाल के साथ ही अब डॉल्फिन की बात आई कि चंबल नदी में डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जा रहा है। तो पूछ ले मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी नदी है जिसमें डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों का एक साथ संरक्षण किया जा रहा है? तो चंबल नदी। आप यहाँ पर नर्मदा नदी में कंफ्यूज होंगे क्योंकि वहां पर डॉल्फिन पाई जाती है या घड़ियाल पाए जाते हैं या फिर महाशीर मछली पाई जाती है, तो वहां फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन को यही खत्म करना है। जब भी घड़ियाल और डॉल्फिन की बात आती है तो चंबल के साथ आपको जाना है। फिर आगे हम और भी देखेंगे कि किस नदियों में कौन से जीव जंतुओं की बहुलता है या उसका संरक्षण हो रहा है, कोई विशेष परियोजना चलाई है या फिर उसके लिए फंड दिया है। कभी कभी परियोजना के लिए दूसरे देश भी उसमें अपना सहयोग करते हैं, तो ऐसे में वो और महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे रीवा का सोलर प्लांट जो है वो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है, उसे विश्व बैंक ने एक अवार्ड भी दिया है। मैं अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगी आपको। अब चंबल नदी में देखिए, यहाँ पे कछुओं की भी बात करें। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण है। घड़ियाल संरक्षण के बाद चंबल नदी में जो है डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जा रहा है। डॉल्फिन के बाद अब कछुओं की बात आ गई, मतलब चंबल नदी में तीनों प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। तो एक बटागुर है, कठवा है और चित्रा इंडिका है। उसके बाद चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती और कामधेनु है। तो चरमावती और कामधेनु चंबल नदी का पुराना नाम है। बनास, सीप और चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है।
देखिए, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। पहला तो ये कि संगम का नाम क्या है, तो संगम का नाम है रामेश्वर त्रिवेणी संगम। दूसरा, स्थान के बारे में, तो कहाँ, किस राज्य में, राजस्थान में। तीसरा, कौन कौन सी नदी बनाती है, तो एक बनास है, एक सीत है और एक ये चंबल है। तीनों नदी मिलकर रामेश्वर त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल घाटी में रेवाइन थॉर्न या फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जो चंबल घाटी है उसमें रेवाइन थॉर्न और फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद समाचार पन्नों से डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये चंबल संभाग की बात नहीं कर रहे, जो चंबल नदी है उसकी बात कर रहे। तो चंबल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, डॉल्फिन मछली को। आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे, आपको घड़ियाल से कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि जो देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में और चंबल नदी का यहाँ से अफवाह है। उसके बाद आपको कछुओं से कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कछुओं की जो प्रजाति उनका संरक्षण होता है, जिसमें बटागुर, कठवा और चित्रा इंडिका जैसे कछुए है। तो आपको याद रखना कि जो डॉल्फिन मछली है इसी को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक। यहाँ पे एक और फैक्ट था, उसको देखते हैं हम। जो जाना पावा पहाड़ी है इंदौर जिले से, जाना पावा पहाड़ी का है इंदौर जिले में, वहां से क्या, चंबल का नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा, सुमरा नदियों का उद्गम होता है। आपने चंबल का सुना होगा, चोरल का भी सुना होगा नाम, लेकिन नखेरी, कारम, गंभीर, अजनार, उमरा, सुमरा, ये उमरा सुमरा ये नदियां नाम थोड़ा सिमिलर है। तो इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, जाना पावा पहाड़ी से हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको काकरी बल्डी भी देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, और इन नदियों के नाम आपको याद रखना है, अजनार, उमरा सुमरा, नखेरी, कारम, गंभीर, चंबल और चोरल। इसका तो आमतौर पर सुना है, और इंदौर के पास चोरल नदी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी सबको पता है। तो वहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जो अन्य नदियां वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। चंबल नदी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में बेतवा नदी की बात करते हैं। तो इसका उद्गम से पहले ये जान लीजिए कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। किस नदी को कहते हैं, बेतवा नदी को। तो इसका उद्गम भी कहाँ से होगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र से ही होगा। बुंदेलखंड में कहाँ, देखिए जो रायसेन है, मध्य प्रदेश का रायसेन है, उसके कुमरा गांव के गौहरगंज से होती है। इसका उद्गम बुंदेलखंड से नहीं है, क्योंकि इसका अफवाह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादा है, और बुंदेलखंड सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो ऐसे स्थिति में जो भी नदी वहां से बह रही है, इसीलिए उसे जीवनदायिनी कहा गया है। तो रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम है, गौहरगंज के पास से हुआ है। मुहाना कहाँ है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। जो उत्तर प्रदेश है हमारा उसका जो हमीरपुर है, वहाँ यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में एक और नदी मिल रही थी, चंबल, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा, और ये जो चंबल है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना से मिल रही थी। उसके बाद बेतवा की लंबाई 590 किलोमीटर है, चंबल की जो लंबाई 965 किलोमीटर थी, और मध्य प्रदेश में मात्र 232 किलोमीटर बेतवा की लंबाई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है कि जो राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात है, ये दोनों एक ही है। ये किस नदी पर है, अभी दिया है इसमें आगे। देखिए जो राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात है, ये सागर में है। किस नदी पर है, बीना नदी पर है। तो अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग नाम दिए है, इसलिए इन्होंने बताया है कि राहतगढ़ और भालकुंड ये दोनों जलप्रपात, इनका नाम एक ही है। बेतवा की सहायक नदियों की बात करें तो बीना, धसान और जामनी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो शायद बीना से आया था, ये किस नदी की सहायक नदी है, तो बीना, धसान, जामनी ये तीनों बेतवा की सहायक नदी है। इस पर जो परियोजनाएं चल रही है उनके बारे में देखेंगे तो सम्राट अशोक परियोजना, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, उसके बाद में माता टीला परियोजना और परीक्षा परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना को ही हलाली परियोजना भी कहते हैं। ये विदिशा जिले में है, मतलब ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। जो परीक्षा परियोजना है ये उत्तर प्रदेश में है।
उसके बाद यहाँ कुछ तथ्यों की बात की, उसको देखते हैं। बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। देखिए, बीना तेल रिफाइनरी, बीना नाम आया तो किस नदी के किनारे? बीना नदी के किनारे। बीना किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। किस गांव में है? आगासोद गांव में। 4 फैक्ट यहाँ से कवर हो गए, चाहे जैसा प्रश्न आए हमको गलत नहीं करना है। उसके बाद बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले। किस नदी के किनारे? फिर से बीना नदी के किनारे। किस जिले में? सागर जिले में। किस स्थान पर? एरन स्थान पर। क्या साक्ष्य मिले? सती प्रथा के साक्ष्य मिले। किस काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, गुप्त काल से संबंधित ये सती प्रथा के साक्ष्य है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। देखिए, वैसे मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को कहते हैं, लेकिन यदि प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण का नाम आए तो तब बेतवा का नाम आ जाता है। इसे बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, लेकिन प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। बेतवा का आइसलैंड क्या है? देवगढ़। देवगढ़ का किला है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो बेतवा का आइसलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है। फिर जो भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात है, बीना नदी पर है और सागर जिले में। अभी यहाँ ऊपर भी बॉक्स में दिया हुआ था। बेतवा के किनारे स्थित शहर, एक विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा, ये सब किसके किनारे स्थित है? बेतवा के किनारे। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा बिंदु है। यहाँ सतधारा में आपको नर्मदा से कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। और सतधारा में जबलपुर क्षेत्र से भी कंफ्यूज करने का आपको भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो आपको याद रखना, ओरछा यहाँ कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। इसको किस नाम से जाना जाता है? सतधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका मैप समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ कुमरा गांव है रायसेन का, यहाँ से बेतवा निकली, इस तरह से ये बहते हुए इसमें कौन सी सहायक नदी आई? एक बीना सहायक नदी आई। बीना के बाद इसमें यहाँ देखोगे तो जामनी और धसान, जो 3 सहायक नदियां हमने पढ़ी थी बेतवा की, एक तो बीना सहायक नदी थी, दूसरी जामनी और तीसरा जो धसान सहायक नदियां थी। तो ये तीनों सहायक नदियां है। इसमें किस तट से मिल रही है? दाएं तट से। ठीक है, दाएं तट से ये तीनों नदियां मिल रही है। तो 3 नदियों के नाम आपको पता चल रहे हैं। फिर ये परियोजना है, सम्राट अशोक सागर, राजघाट, माता टीला और परीक्षा बांध। तो एक बांध परीक्षा, दूसरा बांध माता टीला और 2 परियोजनाएं, एक राजघाट परियोजना और एक सम्राट अशोक परियोजना। और किस नदी में मिल रही? यमुना में। किस जिले में? हमीरपुर में जाकर मिल रही है। देखिए, यमुना नदी में 3 नदियों को हमने मिलाया है। किस किस को? सबसे पहले तो हमने चंबल को मिलाया है। कहाँ मिलाया? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इटावा में मिलाया। उसके बाद दूसरी बात करें तो बेतवा को मिलाया है। बेतवा को कहाँ मिलाया है? उत्तर प्रदेश के चंबल को इटावा में मिलाया है। बेतवा को मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। और अच्छा, यही तो बेतवा पड़ रहा है जिसे हमीरपुर में मिलाया है। ठीक है, बेतवा को हमीरपुर में मिलाया है। उसके बाद प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल जो है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।